Guys, and welcome to our today's chapter, which is our chapter number 2 of Universal Science, class number 8, the microbial world. So now let us start reading it. So intended learning outcomes, ये तो देखो वो वाले हैं, जब हमने पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे हम लोग तो आपको ये अच्छी तरह से आ जाएंगे. ठीक है, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, ये आपको पूरे चैप्टर का ना एक बार अगर रिकैप लेना है तो आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, वैसे बहुत बड़े हो जाते हैं. Living organisms show a great variety in shape and size. Some organisms are quite big, such as an elephant and blue whale, whereas some are very small, such as ant and termite. So we all know that living organisms comes in various shapes and sizes. Some are very very big, कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, like as elephant and blue whale, whereas some are really very small, कि कुछ बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं और यू कैन से कि स्मॉल होते हैं, सच एज एंट एंड टर्माइट. अभी इनसे भी नीचे एक और स्पीशीज़ आ जाती है जो इतनी छोटी है कि आप उसको नॉर्मल ह्यूमन आई से नहीं देख सकते. ठीक है, जो हम नॉर्मल ह्यूमंस की आइज़ होती हैं उससे आप नहीं देख सकते. ऑल्सो एग्जिस्ट इन नेचर, दे कैन ओनली बी सीन यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल अ माइक्रोस्कोप, कि उनको सिर्फ आप एक इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हो, विच इज़ अ मेडिकल और लैबिक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप. सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप लोग माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो. अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. एंड जिससे मतलब अगर कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करता है उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं, एंड जो माइक्रोब्स की स्टडी है उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं. सो वी कॉल द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स माइक्रोबायोलॉजी, एंड दोज हु स्टडी, द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स. Microbes are found almost everywhere on the earth and influence our lives in several ways. Let us learn about them in detail. तो अभी हम सब इन फेज के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. Characteristics of microorganisms. So basically what are the characteristics of microorganisms apart from being visible to unaided human eye? अभी देखो इसका जो पहला characteristics है, जिसका पहला जिससे ये नॉर्मल एनिमल से डिफ़र करता है वो ये है कि ये अनएडेड ह्यूमन आइज, मतलब नॉर्मल ह्यूमन आइज को विजिबल नहीं होता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हैव सम अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. They can survive in extreme environmental conditions such as extreme heat or cold, which may seem inappropriate for human beings. How do microbes survive in these conditions? कि जो एक और इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्म क्लाइमेट में या फिर बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे क्लाइमेट में भी ज़िंदा रह सकते हैं, जो मतलब ह्यूमंस के लिए अनबिलीवेबल है, मतलब बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है ह्यूमंस के लिए. ठीक है, हाउ डू माइक्रोब सर्वाइव इन दीज कंडीशंस, के ऐसी हार्श कंडीशंस में माइक्रोब सर्वाइव कैसे कर लेते हैं. सो बेसिकली दे फॉर्म अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट. सो बेसिकली उन पर एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं, विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श कंडीशंस लाइक एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड. दे रिमेन इनएक्टिव इनसाइड द सिस्ट, कि वो सिस्ट के अंदर इनएक्टिव रहते हैं. दे मे अकर एज अ सिंगल सेल और फाउंड टुगेदर इन क्लस्टर्स कॉल्ड कॉलोनीज, कि वो एक सेल भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक सेल भी हो सकता है, या फिर बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं कनेक्टेड टू ईच अदर, विच इज़ कॉल्ड कॉलोनीज. दे कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू अस, कि वो दोनों मतलब हमें एक दो टाइप्स की बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, एक होते हैं यूजफुल बैक्टीरिया एंड एक होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया. जो पहला आपके यूज़ आता है बैक्टीरिया वो हो गया, एंड सेकेंड हार्मफुल बैक्टीरिया जो आपको हार्म पहुंचाता है. ठीक है, दे कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू अस. वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको कहाँ पे मिल सकते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रोबस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट कैन विदस्टैंड एडवर्स कंडीशंस. Such a particular characteristic enables them to live almost in every part of earth, such as rock, soil, water and air. So basically they can live everywhere. ठीक है, आप कहीं भी इन्हें मतलब आप कहीं भी मतलब माइक्रोस्कोप लेके तो अभी आप नहीं दौड़ सकते इधर से उधर, बट आप इनको हर जगह पाओगे. ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द अर्थ, सच एज रॉक, सॉइल, वाटर एंड एयर. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. ठीक है, जहाँ पे हमारे क्रस्ट मेटल कोर वगैरह होते हैं आप वहाँ पे भी पा सकते हैं उनको. अर्थ इन बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स. बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स मतलब जैसा हमने बोला कि बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. इन फ्रोजन ग्लेशियर्स, इन ड्राई डेजर्ट्स और इन डीप सी. दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन अवर होम्स एंड schools. We can find them on the touchpad of mobile phones, on a moist piece of bread, on a log of wood, on the bodies of plants, animals, and even inside our body. They can even survive volcanic eruptions or a nuclear blast. So basically, you can see microorganisms, मतलब देख नहीं सकते हो, but you can find microorganisms almost in every part of the earth.
Classification of microorganisms. Microorganisms has been classified into 5 types. Microorganisms के 5 types होते हैं: bacteria, algae, fungi, protozoa and virus. Bacteria are unicellular, जिसका मतलब है वन सेल, कि उनका सिर्फ वन सेल होता है. टाइनी ऑर्गेनिजम्स. दे लिव टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस. कॉलोनीज क्या था? जब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो, दिस इज कॉल्ड कॉलोनी. सो दे आर द सिंपलेस्ट living organisms and found all around us. Most of them are harmless, but few of them are harmful because they cause diseases such as cholera and tuberculosis. ठीक है, मतलब बहुत सारे इनमें से जो स्पीशीज़ लगभग हार्मलेस ही है स्पीशीज़ बैक्टीरिया में, बट कुछ स्पीशीज़ हार्मफुल हैं क्योंकि वो बीमारियां फैलाती हैं सच एज कॉलरा एंड ट्यूबरकुलोसिस. बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. देयर साइज मे वेरी फ्रॉम 0.2 to 2 micron. So this is also a unit of measuring. Okay, based on the shapes of the bacteria they are further classified into 4 types. कि ठीक है, जो इनकी शेप वगैरह होती है उसके बेसिस पे इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. आगे स्पाइरेला, सिंगुलर, स्पाइरेलियम. सिंगुलर का क्या मतलब है कि ये स्पाइरेला जब बहुत सारे बैक्टीरियाज हो तो उसको हम लोग स्पाइरेला बोलेंगे. सिंगुलर स्पाइरेलियम जब एक ही सेल हो उसको हम लोग स्पाइरेलियम बोलेंगे. स्पाइरल बैक्टीरिया भी देखो, स्पाइरल से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो दैट इट विल बी स्पाइरेलियम. कॉकी, स्फीयर शेप्ड बैक्टीरिया. सो स्फीयर शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड कॉकी. बैकिली रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. अभी देखो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इसका ऐसा रॉड बन रहा है ना, सो दिस इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. वाइब्रोस, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया. कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया मतलब आपको पता ही होगा ना, कॉमा ऐसा होता है, तो कॉमा की शेप की बैक्टीरिया को हम लोग ऐसा बोलेंगे. ये देखो इसकी शेप कॉमे जैसी है. ठीक है. स्पाइरल बैक्टीरिया. ये देखो स्पाइरल मतलब ऐसे इसके स्पाइरल्स फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है. अगला क्या था? स्फीयर शेप बैक्टीरिया, कॉकी. स्फीयर के क्या मतलब है? आप लोग एक तरह से उसको सर्कल समझ सकते हो, दैट स्फीयर शेप बैक्टीरिया. सो दिस इज कॉकी. Algae. So now we will study about algae. Algae are the simplest plant. So algae, singular alga, are simple plant-like organisms and have cell walls around the cells just like plant cells. They possess chlorophyll, i.e. when they can make their own food by photosynthesis. अभी देखो ये ना बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकी जो हैबिट्स वगैरह है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं टू प्लांट्स, इसीलिए हम इनको प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं. एंड हैव सेल वॉल्स अराउंड देयर सेल्स जस्ट लाइक प्लांट सेल. ठीक है, ये होगी इसकी फर्स्ट सिमिलैरिटी. दे पोजेस क्लोरोफिल, दिस इज देयर सेकंड सिमिलैरिटी. अभी देखो सेल वॉल होते हैं प्लांट्स के भी एंड क्लोरोफिल भी होती है उनके पास, आई व्हेन दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. सो बेसिकली दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. दे आर यूजुअली फाउंड इन वाटर बॉडीज सच एज ponds, lakes, rivers, hot springs, seas and also in wastewater. They mostly grow in moist places such as moist soil, rock surface, near water walls and bark of trees. आपको हो सकता है ना ये मतलब बहुत ज़्यादा आप यू कैन से दैट शॉर्ट ग्रास टच करना हो तो कर लेना इसको. आई थिंक ये आपको अपने घरों में भी मिल जाएंगे कई बार, हो सकता है. ठीक है. When they can make their own food by photosynthesis, they are usually found in water bodies, moist places. Moist places मतलब आपका घर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं moist हो. ठीक है, तो ये आपके घर में भी ग्रो कर सकता है, आप चेक करना कभी. Also in wastewater. Some of the algae are unicellular such as Chlamydomonas. These unicellular algae are classified as माइक्रोएल्गी. कि ये जो यूनिसेलुलर जिसकी सिर्फ एक सेल होता है उसको हम लोग माइक्रोएल्गी भी बोल सकते हैं. हाउएवर सम ऑफ द एल्गी आर मल्टी सेलुलर जिनके बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस एंड स्पायरोगायरा. दीज मल्टी सेलुलर एल्गी आर क्लासिफाइड एज मैक्रोएल्गी. वन ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स आर स्पायरोगायरा कैन बी सीन बाय अनएडेड ह्यूमन आइज. ठीक है, जो स्पायरोगायरा है दैट कैन बी सीन बाय अनएडेड ह्यूमन आई, कि आप उसको नॉर्मल ह्यूमन आई से भी देख सकते हो स्पायरोगायरा को. स्पायरोगायरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिलामेंटस फॉर्म ऑफ alga, has its similar cells that are joined end to end in long tails and appear like filaments. अभी आपने इसके बारे में आई थिंक 7th क्लास में भी पढ़ा था स्पायरोगायरा के बारे में इन प्लांट रिप्रोडक्शन मेथड. हाँ, उन पे आपने पढ़ा होगा इसे. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट फंजी. सो
Fungi, similar to fungus, are non-green organisms with bodies usually made up of thread-like structures called hyphae. So basically fungi क्या होता है ना, these are non-green organisms with bodies which are usually made up of thread-like structures called hyphae. So they were once categorized as non-green plants. However, they are not plants as they lack chlorophyll. So आप उनको plants नहीं बोल सकते, आप fungi को plant नहीं बोल सकते हो because they lack chlorophyll, so cannot perform photosynthesis, hence they are not termed as plants, and have cell walls different from plant cell walls. Depending on the mode of nutrition, fungi are classified as saprophytic and parasitic. So according to their mode ऑफ न्यूट्रिशन, जो फंगी है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इन सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक. सेप्रोफाइटिक प्रोसेस के बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा था. फंगी आर मोस्टली फाउंड इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस. सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फंगी आर यीस्ट यूज्ड इन बेकरीज, rhizopus, the bread mold, agaricus, mushroom and penicillium. Except yeast, all fungi are multicellular. कि yeast के अलावा जो बाकी सारे जो आपके फंगी है वो मल्टी सेलुलर है. एक्सेप्ट मशरूम, ऑल फंगी आर माइक्रोस्कोपी. कि मशरूम के अलावा बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स माइक्रो फंगी है, मतलब एक्सेप्ट मशरूम ऑल फंगी आर माइक्रोस्कोपी. के मशरूम के अलावा बाकी सारे फंगी जो है माइक्रोस्कोपी है. तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी पहले एक्सेप्ट यीस्ट ऑल फंगी है मल्टी सेलुलर, मतलब मल्टी सेलुलर का मतलब जो है आपका यीस्ट उसमें सिर्फ एक सेल होता है, बट बाकियों में क्या होता है, दे आर मल्टी सेलुलर. एक्सेप्ट मशरूम ऑल फंगी आर माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोपी मतलब आप मशरूम को बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हो, हेंस इट इज़ कॉल्ड नॉन माइक्रोस्कोपिक. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रोटोजोआ. तो अगला है आपका प्रोटोजोआ. द वर्ड प्रोटोजोआ मीन्स लिटिल एनिमल्स. प्रोटोजोआ सिंगुलर प्रोटोजोन आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जो आपका प्रोटोजोआ है दे आर कॉल्ड लिटिल एनिमल्स. ठीक है, प्रोटोजोआ का मतलब क्या है, लिटिल एनिमल्स. प्रोटोजोआ अभी लिटिल एनिमल्स क्यों बोला गया है, क्योंकि इनके जो हैबिट्स हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू एनिमल्स. दे डू नॉट हैव सेल वॉल. उनकी सेल वॉल नहीं है जैसे प्लांट्स में होता है. दे लैक क्लोरोफिल. उनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है, इसलिए इनको हम प्लांट्स में क्लासीफाई नहीं कर सकते. दे कैन मूव अराउंड टू कैप्चर फूड. कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं टू गेट food. Most of them are heterotrophic in nature as they obtain nutrition from other animals. Some of them are parasitic such as plasmodium that causes malaria. कि कुछ से इनमें से कुछ पैरासाइटिक है जैसे प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया हो सकता है. Protozoa are mostly aquatic in nature. Some common examples of protozoa are Paramecium, Trypanosoma and Amoeba. They are found in colonies. Amoeba के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है. Amoeba, Trypanosoma and Paramecium. They are found in colonies. कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. They are found in colonies. Viruses. So now we will study about viruses. Singular virus are extremely tiny organisms that cannot be seen with a simple or compound microscope. कि वायरस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. दैट कैन नॉट बी सीन विद अ सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जिसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते होगे. ओनली बी ऑब्जर्व बाय अ स्पेशल माइक्रोस्कोप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर दैट कंटेन सम जेनेटिक मटीरियल surrounded by a protein cover. These microbes show characteristics of both living organisms and non-living things. कि इसमें से जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बोथ है, ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये शो करता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी शो करता है. दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर. A virus behaves like a living organism inside the body of other organism host. It reproduces and carries out other life processes inside the body of a host. But outside the body of a host, it behaves like a non-living thing as it does not show any kind of activity. अभी देखो, आप इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसलिए बता सकते हो बिकॉज के होस्ट के बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं. बट देन व्हेन दे आर आउटसाइड द होस्ट बॉडी दे बिहेव लाइक दे आर नॉन लिविंग थिंग. मोस्ट वायरसेस आर हार्मफुल बिकॉज ऑफ देयर पैरासिटिक नेचर. के जो मतलब ऑलमोस्ट सब वायरस जो है वो हार्मफुल है, वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर पैरासिटिक नेचर. दे कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. मोस्ट ऑफ अस हैज सफर फ्रॉम फ्लू और कॉमन कोल्ड. ठीक है, फ्लू और कॉमन कोल्ड ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीजेज है जो वायरस कॉज करते हैं.
It is caused by influenza virus, polio, avian flu, dengue, chikungunya, and swine flu are caused by viruses. Plants are also infected by viruses such as tobacco mosaic virus and tomato spotted wilt virus. Some viruses can infect bacteria. These viruses are called bacteriophages. कि some virus can infect bacteria, कि जो कुछ viruses है वो इवन बैक्टीरिया को भी अफेक्ट कर सकते हैं. जो आपके बॉडी के अंदर जो हार्मलेस बैक्टीरिया होते हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं. दीज वायरसेस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस वायरस. ओके, हेपेटाइटिस वायरस, सो दिस इज हेपेटाइटिस वायरस, पोलियो वायरस, बैक्टीरियोफेज जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जो किसको अफेक्ट करता है, बिल्कुल कीड़े जैसा लग रहा है ना, जो अफेक्ट करता है बैक्टीरिया को. Useful microorganisms. So now we will study about useful microorganisms. So basically microorganisms are useful to us in several ways. कि जो microorganisms है वो हमारी help करते हैं बहुत सारे ways में. They are used in food industry, medicine and agriculture. Let us examine some of these aspects of microorganisms. फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में ये कैसे यूज़ आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, द प्रोटीन कैसिन प्रेजेंट इन द मिल्क coagulates to form curd. The bacterium lactobacillus makes the milk acidic. अभी देखो इसमें क्या होता है ना, जो मिल्क से कर्ड बनता है उसमें बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हाथ है. तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका ये लैक्टोबैसिलस है ये मिल्क को एसिडिक कर देता है. दिस कन्वर्ट्स लैक्टोज शुगर इन मिल्क टू लैक्टिक एसिड. जो लैक्टोज शुगर होता है मिल्क में उसको ये लैक्टिक एसिड में बदल देता है. दिस प्रोसेस बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट अ शुगर इनटू एन एसिड और एन अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. दिस इज़ द डेफिनेशन कि जिस प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शुगर को एसिडिक करके उसको एसिड में या फिर अल्कोहल में बदल देते हैं, उसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं. Making bread, dosas, idlis and dhoklas. Yeast is commonly employed in preparing food items such as bread, cakes, idli, dosa and dhokla. Yeast is a very common microorganism that is used in the processing of food. Making alcoholic beverages. Yeast is also used in breweries for making alcoholic drinks such as wines and beers by the process of fermentation. ठीक है, fermentation इसके लिए भी यूज़ होता है. fermentation का जो process है इसमें भी यूज़ होता है for making alcoholic beverages. In this process the yeast ferments the sugar to form alcohol. ठीक है, so this is the process of fermentation जिसमें जो yeast है वो ferment कर देता है. It converts sugar into alcohol. Medicinal uses. Making antibiotics. Microorganisms such as fungi and bacteria are used to prepare medicines called antibiotics that treat diseases in humans, animals or even plants. Okay. एंटीबायोटिक्स में कैसे हेल्प करता है, जो आपकी बैक्टीरिया या फिर फंगी है उनको यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर एंटीबायोटिक्स जो हम खाते हैं व्हेन वी आर सिक. द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बाय यूजिंग फंगस पेनिसिलियम. सम अदर कॉमन एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रेप्टोटोमिसिन एंड ऑक्सीटेट्रासिलिन. मेकिंग वैक्सीन्स. वैक्सीन से कोविड याद आ गया. वैक्सीन्स कंटेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट आर ईदर डेड और वीकन टू प्रोहिबिट एनी डिजीज. व्हेन अ वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्टिंग और swallowing into the body of a person, specific antibodies are produced in the body to counter the effect of its dead or weakened microbes. These antibodies remain in the body and protect a person from these disease causing microbes. तो वैक्सीन में क्या होता है, इसमें डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं बट वो हार्मलेस होते हैं बिकॉज दे आर ईदर डेड और वीकन टू प्रोहिबिट एनी डिजीज़. एंड जब एक वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ मतलब जो आपको बाकी वायरसेस वगैरह से या फिर किसी भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से विच कैन कॉज यू any diseases, it protects you from that. These antibodies remain in the body and protect a person from the disease causing microbes. In this way the body develops immunity against a disease causing microbe. This technique is referred to as vaccination or immunization. Vaccine offer protection against diseases such as tuberculosis, diphtheria, hepatitis and polio. The first vaccine was developed by Edward Jenner against smallpox. So basically the first vaccine which was developed by Edward Jenner was against smallpox. अब ये जीके क्वेश्चन में आपके बहुत काम आ सकता है. ठीक है, कि फर्स्ट वैक्सीन वॉज मेड बाय एडवर्ड जेनर विच वॉज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. Yeast and bacteria are rich in certain vitamins. That is why they are widely used in making medicines. के जो yeast and bacteria है वो कुछ certain organisms में बहुत ही ज़्यादा
कुछ सर्टेन वाइटामिन में बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, इसीलिए उनको वाइडली यूज़ किया जाता है इन मेकिंग मेडिसिन्स. ओके. Insulin, the hormone used to treat diabetic patients, can also be produced during certain bacteria. Increasing soil fertility. अभी ये तो आपको पता ही होगा कि the amount of nitrogen present in the soil in the form of nitrates and nitrites hugely impacts the soil fertility. There are certain bacteria such as Nitrobacter, Rhizobium and blue-green algae such as Nostoc that convert the atmospheric nitrogen into nitrates and nitrites or ammonia, which can be used by plants in the process of photosynthesis. This increases the soil fertility. ये soil fertility को increase कर देता है, and these organisms are referred to as biological nitrogen fixer. Rhizobium and blue-green algae are referred to as biological nitrogen fixers, or you can also say Nitrobacter and Nostoc. Cleaning the environment. Microbes helps in keeping our environment naturally clean by decomposing dead matter. So you have heard this million times कि जो microbes हैं वो dead and decaying organisms को decompose कर देते हैं, which goes into the soil as nutrients for the upcoming plants. These decomposed substances are reused from the soil by plants and thus recycled. When added to wastewater, they get involved in certain chemical reaction, as a result of which they produce enzymes and clean the wastewater. ऐसे भी होता है कि अगर आप certain kind of microorganisms को wastewater में छोड़ दो तो water को वो clean कर देंगे. These bacteria can be aerobic or anaerobic. Bacteria break down many plant and animal waste and produce biogas. Biogas is a byproduct that can be used as cooking gas or for lighting the houses, especially in remote areas. Apart from discussed uses, microorganisms are also useful in separating fibers of some plants. Few microorganisms are used as eco-friendly pesticides. A few other are used in genetic engineering. Some bacteria are also involved in copper extraction process and in the process of परफ्यूम्स, इथेनॉल एंड स्टेरॉइड्स के ऊपर दिए गए मेथड के अलावा भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो यूज़फुल हैं इन सेपरेटिंग फाइबर्स ऑफ सम प्लांट्स. कुछ प्लांट्स से फाइबर को सेपरेट करने के लिए इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स के लिए भी यूज़ हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो द वीडियो हैव बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल, सो आई थिंक कि आज के लिए इतनी वीडियो बहुत है. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट. बाय बाय.